हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म लर्न विद मीज़ू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो आपको JKSSB के जो फर्स्ट यूनिट है सिलेबस का, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 30 मार्क्स का जनरल जो GK वगैरह है यूटी के रेफरेंस में और इंडिया के रेफरेंस में, उसमें ये टॉपिक जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो इसमें हम जो है एक मैराथन कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको 200+ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे, सो दैट कि आपका ये वाला जो टॉपिक है फुली कंप्लीट आप इसी PDF के थ्रू, इसी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसी वीडियो के थ्रू जो आपको कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल हो और कहीं आपको जाने की नीड ना पड़े। तो हम इसको इस तरह से कंडक्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, टर्म इकोलॉजी कॉइन किसने करी है? डार्विन ने, अर्नेस्ट हैकल ने, ऊडम ने, टेंसली ने। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा कि जो इकोलॉजी टर्म है वो किसने कॉइन करी है, तो वो इकोलॉजी की जो टर्म है वो कॉइन करी है अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया है, ये टर्म को क्या किया हुआ है, कॉइन किया है। और इन्होंने इसको कब कॉइन किया था? 1866। हालांकि आपको इस PDF में हर 10th क्वेश्चन के बाद जो है वो आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपको और भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो साइड बाय साइड आप नोटबुक पेन लेके बैठ सकते हैं, उसको जॉट डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि पेपर में कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है जो हम आपको बोल के बताते हैं वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? 1866 में इस टर्म को क्या किया था? कॉइन किया था। लेकिन अगर हम इकोलॉजी सिर्फ टर्म की बात करें, यहाँ पे उन्होंने कॉइन लिखा है, लेकिन अगर सिर्फ टर्म की बात करें तो ये दी थी रेटर ने, और रेटर ने दी थी 1868 में। कॉइन किसने करी थी? अर्नेस्ट हैकल ने। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है हमारा कि इकोलॉजी को एक और नाम से भी जाना जाता है, हेक्सिकोलॉजी, और ये किसने दी थी? बाय मिवार्ट ने दी थी। अब फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी और इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, तो ये थे यूजीन ऊडम, इन्होंने ये दी थी। देन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इसकी अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो ये थे हमारे रामदियो मिश्रा। सिंपल अगर हम फादर की बात करते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, देयर इज़ अ डिफरेंस ना, कि सब में एक मॉडर्न इकोलॉजी और इकोसिस्टम का पूछ रहे हैं। तो यूजीन ऊडम है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इन इंडिया, रामदियो मिश्रा है। अगर सिंपल फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट है, अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का वो क्या है हमारा? उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इकोसिस्टम। उसका जो सही आंसर है वो है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में हमारे इंक्लूड होते हैं लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब आपको पता होगा लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट, इनको हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का नाम भी दे देते हैं। इसमें एनर्जी फ्लो होता है हमारे इकोसिस्टम में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसी में हमें फूड चेन देखने को मिलती है। तो ये सारे किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय, जो एनर्जी है ट्रॉपिक लेवल के थ्रू जब वो फ्लो करती है तो उसको किसने एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में किसने बताया था? तो वो है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अल्टन, हचिनसन, लिंडमैन, टेंसले। तो इसका जो था बेसिकली वो था हमारा 10% लॉ, 10% लॉ की बात करते हैं, और ये दिया था इन्होंने लिंडमैन ने कि किस तरह से ये बात करते हैं 10% लॉ की, कि किस तरह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट? टेम्परेचर, सॉइल, फंजाई और वाटर। तो इसमें हमने सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। बायोटिक में आते हैं हमारे लिविंग फैक्टर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
और एबायोटिक में आते हैं हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो इसमें जो लिविंग फैक्टर है वो है हमारा फंजाई। फंजाई क्या है, हमारे लिविंग डीकम्पोजर्स हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्दर जो हमारे यहाँ टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये हमारे पार्ट हैं नॉन बायोटिक का, या फिर इनको एबायोटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़े हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड में आप सबने देखा होगा कि 3 ही जो पिरामिड जो हैं वो होते हैं, नंबर होता है, बायोमास, एनर्जी, ऐसा कोई पिरामिड होता ही नहीं है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा, जो हमेशा अपराइट होता है, वो होगा हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, अपराइट। और ये एक मोस्ट फंडामेंटल जो है वो पिरामिड हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, ये रिफ्लेक्ट करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, और साथ में किस तरह का जो एनर्जी का वो ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो स्मॉल, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अपेक्स में हमें, अपेक्स होता है टॉप, टॉप में हमें ज़्यादा बायोमास जो है वो देखने को मिलता है। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे और यहाँ पे इनका बायोमास क्या होगा, कम होगा, लीस्ट बायोमास होगा। बायोमास क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जो उसको बोल देते हैं हम क्या, बायोमास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन बाय प्लांट्स, एनर्जी स्टोर्ड बाय डिकम्पोजर्स और रेस्पिरेशन लॉसेस। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होता है हमारा रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। और ये जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वो कैसे बन रहा है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, उसको मेजर करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसमें भी फर्दर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आता है। ये मैंने जो बताया ये आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया। देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसमें हमें की प्राइमरी जिसमें हमें देखने को मिलता है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस में तो आ गया टोटल, नेट में आ गया जो बचे कुचा होता है, लॉसेस हो जाते हैं ना ड्यू टू रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, इसीलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन डेजर्ट, टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कि हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, डेजर्ट में, टुंड्रा में, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या फिर ग्रासलैंड में। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे वार्म, वेट एंड स्टेबल क्लाइमेट होता है। तो जब ऐसी कंडीशन परसिस्ट करती हैं तो उसकी वजह से वो सपोर्ट करता है मैक्सिमम स्पीशीज़ को। हैंस हमें यहाँ पे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन इज एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, ओशंस। तो जो पहले हमने जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की रिगार्डिंग सीरीज़ चलाई है, मैंने आपको उसमें भी बताया था, वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिगार्डिंग जो MCQ सीरीज चलाई थी हमने, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब लार्जेस्ट रिजर्वॉयर कार्बन की बात करते हैं ना, तो इसका सिंपली था फॉर्मूला OSF, कि सबसे ज़्यादा ओशन में अगर आप देखें तो वाटर बॉडी 70% जो है वो एरिया जो कवर करती है। देन सॉइल, आप खुद ही देखो ना, मतलब आप इमेजिन करो, देखो कि ओशन है कितना बड़ा, मतलब कि एरिया जो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सिक्वेस्टर कहाँ पे होता है, कार्बन, यानी कि सिक्वेस्टर यानी कि कार्बन का सिंक कहाँ पे होता है, पहले ओशन में, देन उसके बाद सॉइल में, देन उसके बाद आते हैं हमारे फॉरेस्ट। तो ये इसका सीक्वेंस है OSF, देखो इन्होंने, तो यहाँ पे हमने बताना है ओशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हमारे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं ना, ये उसी में आता है हमारा एक नाइट्रोजन साइकिल। तो इसमें बताया कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इनको कौन कैरी आउट करता है, ये स्पीशीज़ के नाम दिए हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा राइजोबियम। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो बेसिकली प्रेजेंट होता है, जो हमारे लेग्यूम रूट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। देन द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, जो टोटल रेट है फोटोसिंथेसिस का उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल रेट जो होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ही टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इसका सेकेंड अनदर जो इसका नेम है उसको बोलते हैं टोटल एसिमिलेशन भी बोलते हैं इसको। और हमें सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी नेट प्राइमरी ये जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सॉरी, इसमें से जो फिर आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस सेकंड वाला जो है ये प्रोडक्टिविटी के पार्ट्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के पार्ट्स हैं दो। प्राइमरी में मैंने बताया था आपको ग्रॉस है एक और एक है नेट। ग्रॉस में आ जाएगा हमारा टोटल, नेट में आएगा बचा कुचा। नेट में कौन सा आता है GPP-R, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसमें कुछ जो हीट है वो जनरेट होती है, वो लॉस हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेशन या फिर डिकम्पोजिशन। तो ये फॉर्मूला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कि उसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल रेट आ जाएगा और माइनस उसमें लॉसेस आ जाएंगे जो रेस्पिरेशन या फिर डिकम्पोजिशन की वजह से होते हैं। और इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो अनदर नेम है वो है हमारा अपेरेंट फोटोसिंथेसिस। प्लीज़ आप जब वीडियो को देखते हैं तो ये जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बताए जाते हैं इनको आप नोट कर लिया करो, पेपर में कभी कभी काफ़ी हेल्पफुल जो प्रूफ होते हैं ये। नेट एसिमिलेशन भी इसको बोलते हैं। देन हमारा जो फर्दर है इसमें हाँ आगे है एल्टोनियन नीश को डिस्क्राइब किसने किया है, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, फिजिकल स्पेस बोलते हैं, फंक्शनल रोल बोलते हैं, या फिर इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोलते हैं। तो जो हमारा एल्टोनियन नीश, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं नीचे, इट्स नॉट नीचे इट्स नीश। और नीश जो है ये बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे हम देखते हैं ये यहाँ पे फंक्शनल रोल या फिर क्या पोजीशन है स्पीशीज की एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि एल्टोनियन नीश डिस्क्राइब करता है फंक्शनल रोल को, ये बताता है फंक्शनल रोल के बारे में, ये कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या वहाँ पे करता है, व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज। एल्टोनियन ने इस पे फोकस किया था। अब जो नीश होता है, हैबिटेट नीश होता है, हैबिटेट जो नीश में भी टाइप्स हैं, इसमें जैसे हैबिटेट नीश है, हैबिटेट नीश जो होता है वेयर इट लिव्स, रहता कहाँ पे है, हैबिटेट वही होता है ना उसका डिवेलिंग जो एरिया होता है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वेयर इट लिव्स। फिर एक आता है फूड नीश, फूड नीश क्या होता है कि वो खाता क्या है, व्हाट इट ईट्स। देन उसका आता है रिप्रोडक्टिव नीश, रिप्रोडक्टिव नीश हाउ एंड व्हेन इट प्रोड्यूसेस, किस वे में किस तरह से वो क्या करता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म। देन आता है फिजिकल एंड केमिकल नीश, फिजिकल एंड केमिकल नीश जिसमें हमारा आ जाएगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। देन इसी में हमारा आ जाता है आगे दो तरह के और हैं, फंडामेंटल नीश, फंडामेंटल, और एक आ जाता है हमारा रियलाइज्ड नीश। जो फंडामेंटल नीश होता है ना इसमें आइडियलाइज्ड कंडीशन होती हैं, आइडियलाइज्ड कंडीशन होती हैं जिसमें स्पीशीज क्या करती है, अपने आप को सर्वाइव करती है, कुड स्पीशीज कुड सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और इसका दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं थियोरेटिकल स्पेस, कि जो उसके लिए आइडियलाइज्ड कंडीशन प्रेजेंट है उसी में जो स्पीशीज है वो पाई जाएगी, उसी में वो रिप्रोड्यूस करेगी, उसी में वो अपने आप को सर्वाइव करेगी। लेकिन रियलाइज्ड होता है कि उसका एक्चुअल स्पेस, एग्जैक्ट जो उसका स्पेस है ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक्चुअल वहाँ पे कैसी कंडीशन है,
किस कंडीशन में जो स्पीशीज़ है आफ्टर इंटरेक्शन अदर स्पीशीज़ वहाँ पे सर्वाइव करिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक स्पीशीज़ में पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज़ पाई जाएगी एक एरिया में, वहाँ पे और भी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करेंगी, आपस में उनका कॉम्पिटिशन वगैरह होगा, तो वहाँ पे वो सारा आता है। और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, जो रियलाइज्ड वाली है ज़्यादा रियलिस्टिक है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक जो पोजीशन होती है किसी भी स्पीशीज़ की इन्वायरमेंट, ये में उसको रिफ्लेक्ट करेगी। और जो हमारी रियलाइज्ड निश होती है ना, रियलाइज्ड निश ये हमेशा क्या होती है, छोटी होती है किससे, फंडामेंटल नीश से, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल नीश है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द रियलाइज्ड निश। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीशीज हैविंग डिसप्रोपोर्शनेट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज। तो वो वाली स्पीशीज़ बतानी है हमने जिनका कि एक हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर वो स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसमें हमारी जो एग्जांपल है वो है कीस्टोन स्पीशीज़, इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज़, क्योंकि अगर हम इनको रिमूव कर देते हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ को अगर हम एरिया से इकोसिस्टम से रिमूव हो जाती हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जहाँ फिर इकोसिस्टम है, वो क्या कर जाता है, वहाँ पे कोलैप्स कर जाता है। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे अगर इसका रिमूवल वगैरह हो जाता है तो हमें बायोडाइवर्सिटी में शिफ्ट वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि उस एरिया में कोई ऐसी अदर स्पीशीज़ जो है वो अपना एज इट इज़ क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले ही नहीं करती। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं, एक जैसे एलिफेंट्स हो गए ना, एलिफेंट्स, अब इनका क्या है कि जैसे ही हम क्लियरिंग वगैरह करते हैं ना फॉरेस्ट में, इनका क्या काम होता है एलिफेंट्स का, ये सीड्स को डिस्पर्स करेंगे, मेंटेन करेंगे पाथ को, इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को। फिर आते हैं सी स्टार्स, सी स्टार्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सी स्टार जिसको पिजास्टर फिश भी बोलते हैं। अब ये क्या करती है, कंट्रोल करती है किसकी, म्यूसल की पॉपुलेशंस को, प्रिवेंट करती है उनको कि जो ओवर रनिंग होती है ना टाइडल जोन की, उनको वहाँ से प्रोटेक्ट करती है और अलो करती है वहाँ पे बाकी जो सारी स्पीशीज़ हैं वो भी क्या करें, वहाँ पे थ्राइव कर सके, उस कंडीशन में एग्जिस्ट कर सके। ये सी स्टार क्या करती है, इसकी पॉपुलेशन को चेक करती है, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पे और भी फिशेज़ की पॉपुलेशन होती है, तो अगर ये ज़्यादा उस टाइडल वाले एरिया में जा रही हैं तो ये वाली फिशेज़ नहीं जा पाएंगी, इनको ये कंपटीशन देती हैं, तो इसलिए ये वाली जो फिश होती है इसको कंट्रोल करती है सो दैट अदर फिशेज़ जो है वो उस एरिया में जा पाएँ। देन लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सॉइल फर्टिलिटी, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। हमने देखा कि ये क्वेश्चन JKSSB का काफ़ी फेवरेट है, इसके रिगार्डिंग ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पूछा है। लाइकन्स जो होती हैं वो इंडिकेटर्स होती हैं किसकी, एयर पोल्यूशन की। लाइकन्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं SO2 में। जब हमें लाइकन्स एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को मिलेंगी, मतलब समझ आना है कि अब जो एयर पोल्यूशन जो है उसकी जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है और हमें इसीलिए जो लाइकन है वहाँ पे नहीं दिख रही हैं। देन आता है हमारा ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज़, जो ट्रांजिशन जोन होता है हमारा दो इकोसिस्टम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम, या फिर बोलते हैं हैबिटेट, इकोटोन, कम्युनिटी। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इकोटोन। ट्रांजिशन जो हमें दो इकोसिस्टम के बीच में देखने को मिलता है उसको हम इकोटोन का नाम देते हैं। जैसे कि कोई फॉरेस्ट है वो मीट करा है ग्रासलैंड में, ये सपोज दो, ये कोई एक इकोसिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, ये यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कुछ स्पीशीज़ इस एरिया में भी होंगी, इस एरिया में भी होंगी, इधर की स्पीशीज़ भी यहाँ पे पाई जाएंगी, इधर की स्पीशीज़ भी यहाँ पे पाई जाएंगी, तो इसको हम नाम देते हैं, ट्रांजिशन बन गया ना, एक ट्रांजिशन बन गया तो इसको नाम दे दिया इकोटोन का। और जो स्पीशीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होंगी ना उनको हम नाम देते हैं एज स्पीशीज़, उनका क्या नाम है, एज स्पीशीज़। यहाँ पे हमें हाई बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है और इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं, जोन ऑफ टेंशन। ये स्मॉल इन साइज़ भी हो सकता है और ये वास्ट भी हो सकता है। स्मॉल इन साइज़ जैसे हमारे ये फील्ड फॉरेस्ट आ गए, क्रॉपलैंड वगैरह आ गए, और हाई लेवल पे देखिए अगर हम फॉरेस्ट हो गया हमारा, टुंड्रास वगैरह, ये वो सारे। अब इसमें इको ट्रांजिशन जोन में आप एग्जांपल्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे जो मार्श लैंड होते हैं हमारे, मार्श लैंड्स, या फिर जो रिवर बैंक्स होते हैं,
ये किन के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है? बिटवीन लैंड एंड वाटर। देन एशरीज जो होती हैं, एशरीज जो होती हैं ये होती है किसके बीच में? फ्रेश वाटर एंड सी वाटर के बीच में। देन हमारे आते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैनग्रूव फॉरेस्ट ये हमारे पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन इन्वायरमेंट। देन तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक जो है वो डाइवर्स लाइफ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, हमारा एज इफेक्ट था, वो मैक्सिमम हमें कौन से एरिया में जो है वो देखने को मिलता है? कोर एरिया है, डिजर्ट है, इकोटोन है, या फिर हमारा टुंड्रा वाला एरिया है। तो ये अभी हमने देखा था कि एज इफेक्ट जो है वो हमें इकोटोन वाले एरिया में है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर दोनों इकोसिस्टम की स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, रिच इन बायोडाइवर्सिटी होती है, तो जिसकी वजह से मोर स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है इकोटोन वाले एरिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक इज़ नोन एज हाइड्रोसिरे, लिथोसिरे, हेलोसिर, जीरोसिर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है इसका वो हमारा हो जाएगा कि जो सक्सेशन होता है हमें बेयर रॉक में जब हमें देखने को मिलता है तो उसको हम नाम देते हैं लिथोसिरे का। हाइड्रोसिरे जो होता है जो हमें सक्सेशन देखने को मिलता है वाटर में, और हेलोसिरे जो होता है ये होता है हमारा सेलाइन वाटर में या फिर सेलाइन सॉइल में। जीरोसिरे हमारा हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है। एक आता है हमारा जैमोसिरे, जैमोसिरे हमें सैंड में देखने को मिलता है। देन एक आता है हमारा ऑक्जाइलोफाइट्स, ऑक्जाइलोफाइट्स हमें देखने को मिलता है एसिडिक सॉइल में। देन आता है हमारा क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स वाला सक्सेशन हमें देखने को मिलता है रॉक क्रीवाइसिस में, जो उसके फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर जो उसके फिशर्स होते हैं वहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है। पीछे से आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा, प्लीज़ थोड़ा उसको अवॉइड करें। देन हमारा है कि जो फर्स्ट कम्युनिटी हमें सक्सेशन में देखने को मिलती है ना, जो फर्स्ट कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर कम्युनिटी। और जो लास्ट और जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो हमारी होती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इन बिटवीन जो हमें देखने को मिलती हैं उनको हम बोलते हैं सीरल कम्युनिटीज़, सीरल कम्युनिटीज़ बोलते हैं, या फिर उनको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। और सिरे जो है वो उसको बोला जाता है। और वो जो स्टेजेस होती हैं इनमें स्टेजेस, उनको हम नाम देते हैं सीरल स्टेजेस। देन है हमारा फाइनल स्टेबल स्टेज होती है सक्सेशन की, उसका क्या नाम है? पाइनियर स्टेज है, सीरल है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, इकोटोन है। अभी हमने पढ़ा कि उसको हम नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पाइनियर जो होती है हमारी अर्लियर कम्युनिटी जो अराइव करती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे। और देन सीरल स्टेज जो हमारी स्टेजेस आती हैं सीरल कम्युनिटीज़ के बीच में या फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ के बीच में, उनको सीरल स्टेजेस का नाम दिया जाता है। देन सबसे पहले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फास्टर टाइप ऑफ सक्सेशन हमें देखने को मिलता है, प्राइमरी सक्सेशन है, लिथोसिरे, सेकेंडरी सक्सेशन, हेलोसिरे। तो जो हमारा सेकेंडरी सक्सेशन होगा ना ये सबसे फास्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल वगैरह क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जो एक ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ को ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए वैसी कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्राइमरी सक्सेशन में हो चुकी होती हैं। इसलिए जो प्राइमरी सक्सेशन है ये एक बेस तैयार कर देता है हमारे सेकेंडरी सक्सेशन के होने के लिए। तो इसमें हमारा फिर और भी इसमें तरह तरह के जो सक्सेशन है वो आते हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्रेसिव हो गया। प्रोग्रेसिव सक्सेशन जो होता है ये हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। और एक आता है हमारा रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव जिसमें हमारा उल्टा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जो है वो आएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर सिलेक्टेड स्पीशीज शो लॉन्ग लाइफ स्पैन, पेरेंटल केयर, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, स्टेबल पॉपुलेशन। तो जो हमारी आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं इनका जो लाइफ बेसिकली क्या होता है कि जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं ना यही हमारी क्या होती हैं? पाइनियर स्पीशीज होती हैं, अर्लियर और अर्लीस्ट टू अराइव, ये हमारी पाइनियर स्पीशीज होती हैं। तो इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, पेरेंटल केयर होती है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, स्टेबल पॉपुलेशन होती है। तो जो पाइनियर है जो सबसे पहले आती हैं तो इनका क्या होता है? बेसिकली ये हमें देखने को मिलता है कि इनका हाई रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है वो होता है। ये पहले आएंगी, अर्लीस्ट टू अराइव, फर्स्ट होंगी जो कॉलोनाइज करेंगी वहाँ पे। देन सिंपल
स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशीज होती हैं ये। बायोमास यहाँ पे हमें लो देखने को मिलता है, बायोमास लो होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, लो देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट साइकिल इनका ओपन होता है और इनएफिशिएंट होता है, प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं होती है न्यूट्रिएंट्स की। शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है इनका, शॉर्ट लाइफ साइकिल हमें इनका देखने को मिलता है। रैपिड ग्रोथ होती है इनकी, रिप्रोडक्शन होती है इनकी, ठीक है। तो ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के कुछ फीचर्स आ गए। देन आता है के सिलेक्टेड स्पीशीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ इसी को हम बोल देते हैं जो क्लाइमैक्स में आती हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जो स्पीशीज़ आती हैं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि हमें स्टेबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी नियर कैरिंग कैपेसिटी। तो बाकी क्या होता है कि जो मैंने इसमें आपको आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के फीचर बताया ना, ये उसके ऑपोजिट है, यानी कि ये अर्लीस्ट नहीं है, लेट टू अराइव है के सिलेक्टेड स्पीशीज। फाइनल होती है, स्टेबल कम्युनिटी होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है, अच्छा खासा इनका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रॉपर होती है, पूरे स्टेप्स फॉलो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हाई, बायोमास हाई, क्लोज होती हैं, एफिशिएंट होती है, बैलेंस बना रहता है प्रोडक्टिविटी के बीच में और एस्पिरेशन के बीच में, अच्छी खासी वेल डेवलप्ड यहाँ पे रिच सॉइल होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, साइक्लिक इन नेचर होती है, हाईली एफिशिएंट होती है। तो जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के जो फीचर्स हैं वो टोटली ऑपोजिट है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़, क्योंकि आर वाले पहले आते हैं, के वाले बाद में आते हैं, क्लाइमेक्स में आते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ते हो तो आपको ट्रांजिशन जो है वो चेंजेस जो हैं वो काफ़ी सारी जो हैं वो देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज़। इसमें हमने बताना है कि जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो कौन सी शेप का है, जे शेप का है, लीनियर शेप का है, एस शेप का है या फिर एक्सपोनेंशियल है। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो हमारा होता है एस शेप का। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाती है। किसकी वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि जब एक्सेस में रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं ना तो ग्रोथ हमारी एक्सपोनेंशियल होती है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है जब एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं क्या, रिसोर्सेज। देन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, आर के एन लैम्डा। तो ये सिंपल हमारा आ जाता है के। कैरिंग कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं के से। यहाँ पे मैक्सिमम हमें सस्टेनेबल पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। देन हमारा है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट इज पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ को क्या हो रहा है, बेनिफिट होता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम देते हैं किसका, म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज़ को क्या होता है, फ़ायदा होता है। देन पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। नेगेटिव यानी कि माइनस में चल रहा है काम, पॉजिटिव यानी कि बेनिफिशियल है, ये नॉन बेनिफिशियल है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को कुछ नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है। देन आता है हमारा प्रीडेशन, प्रीडेशन भी क्या होता है, पैरासिटिज्म की तरह ही होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होती हैं, बेसिकली ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं। यहाँ पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। एक हमें देखने को मिलती है प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन जिसमें दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पीशीज जो होती हैं ये सेपरेटली रह सकती हैं, स्पीशीज कैन लिव सेपरेटली। एसोसिएशन यहाँ पे क्या होती है, फैकल्टेटिव होती है, फैकल्टेटिव यानी कि ऑप्शनल, यानी कि नॉन ऑब्लिगेटरी। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होती है, यानी कि एक दूसरे के बिना स्पीशीज सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाती। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन। तो ये जो है हमारी एग्जाम्पल किसकी हो जाएगी, ऑर्किड जो है वो ग्रो करते हैं मैंगो ट्री के ऊपर, तो ये हमारा एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का। ट्रीज़ जो हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं और जो ऑर्किड है इनको बेनिफिट हो जाता है। मैंगो ट्री ये अनअफेक्टेड रहेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑर्किड है इसको फ़ायदा हो जाएगा, ये इसके साथ जाके मैंगो ट्री, ऑर्किड जो होते हैं एप्लीफाइड्स होते हैं, ये लटक जाते हैं
इनके मैंगो ट्री के साथ में, ठीक है। एक इसमें और एग्जांपल्स है, वाइन्स एंड लियानाज, वुडी क्लाइंबर्स, फिर बारनेकल अटैच होती है बैक ऑफ वेल, वेल को कोई लेना देना नहीं है, वेल इसकी मूवमेंट करवा देती है बारनेकल्स की। देन जो सक्कर फिश होती है वो शार्क की बॉडी पे रहती है, पायलट फिश होती है वो शार्क की बॉडी पे रहती है। बर्ड अगर जो है वो ट्री पे क्या कर रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं, ट्री को क्या है उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बर्ड को तो फ़ायदा हो रहा है ना, उसके वहाँ पे बच्चे पल जाएंगे वहाँ पे। देन कैटल इग्रेट, कैटल की बैक के ऊपर आपने खेतों में देखा होगा, तो इसमें कैटल को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कैटल इग्रेट उसकी पीठ पे जो पक्षी सा टाइप सा बैठा होता है, कैटल इग्रेट बैठा होता है, जैसे जैसे क्या करते हैं जो कैटल होती है आगे आगे चलती है तो ज़मीन से मिट्टी जो है निकलती है, उसमें से इंसेक्ट वगैरह निकलते हैं, कैटल इग्रेट जो होती है वो उनको खा लेती है। ये कुछ इसकी बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पैरासाइट है वो डिफर करता है प्रीडेटर से बिकॉज पैरासाइट किल्स होस्ट इमीडिएटली, होस्ट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, पैरासाइट इज लार्जर, प्रीडेटर डिपेंड्स परमानेंटली। तो जो पैरासाइट है ये डिफ़र करता है प्रीडेटर से, कैसे, क्योंकि ये होस्ट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ये इसको पर्टिकुलरली मार नहीं देता, इसमें होस्ट क्या करता है, सर्वाइव करता है। ये जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट की बॉडी के साथ लग के उससे क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो इसीलिए जो पैरासाइट है वो इमीडिएटली नहीं मारता उसको। देन डेट्राइटस फूड चेंज होती है, वो स्टार्ट होती है किससे, ग्रीन प्लांट से, हर्बीवोर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, या फिर आता है कार्निवोर से। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर से हमारा स्टार्ट होती है डेट्राइटस फूड चेन, ये फूड चेन की टाइप में आ जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा 10% लॉ जो था वो किसने दिया था, 10% लॉ आपको ऊपर बताया था, ये एक्सप्लेन किया था ऊडम ने, एल्टन ने, लिंडमैन ने, टेंसले ने, तो ये आंसर दिया लिंडमैन ने 10% लॉ, और ये दिया था इसने 1942 में कि किस तरह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में। देन आता है मैक्सिमम एनर्जी इन इकोसिस्टम इज एट, मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है इकोसिस्टम में, टॉप कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, वो बेसिकली हमारे आ जाते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यही प्रोड्यूस करते हैं ना, ये कैप्चर करते हैं किसको, सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को आगे फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में, उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा बाय द ऑर्गेनिजम्स, दैन फर्दर एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होती रहेगी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ बॉम्ब्स आर प्रीडेटर्स, हर्बीवोर्स, डेट्राइटिवोर्स और पैरासाइट्स। अर्थ बॉम्ब्स क्या होते हैं, अर्थ बॉम्ब हमारे होते हैं डेट्राइटिवोरस, इनको फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं। तो डेट्राइटिवोर्स होते हैं ये फीड करते हैं हमारे डिकम्पोजिंग जो भी सला गड़ा सा मैटर होता है उस पर ये वर्क करते हैं। दैन डिकम्पोजिशन जो होती है वो फास्टेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, डेजर्ट एरिया में, टुंड्रा में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट अप हो जाती है, स्पीडन अप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, डिके ज़्यादा फास्ट होगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमारा क्या आ जाता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ओनली, जेनेटिक डाइवर्सिटी ओनली, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें हमारा आ जाता है तीनों के तीनों लेवल जो है वो हमारे इसमें बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखो बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट था वो अपीयर हुआ था 1980 में, और इसको कॉइन किया था किसने, वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में। इनकी पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी वाशिंगटन डीसी ऑन सितंबर 1986, तो वहाँ पे इसको कॉइन किया गया था। इसमें हम बेसिकली लाइफ फॉर्म की बात करते हैं, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो फादर हैं बायोडाइवर्सिटी के, फादर हैं वो है एडवर्ड ओ विल्सन। देन नेक्स्ट है, इंडिया इज़ नोन एज डेवलपिंग कंट्री, मेगा डाइवर्स कंट्री, आइलैंड नेशन, पोलर कंट्री। तो हम देखते हैं कि इंडिया को वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो इसका आंसर है मेगा डाइवर्स कंट्री, और इंडिया कवर करता है
2.4% एरिया ऑन अर्थ और अराउंड 8.1% बायोडाइवर्सिटी. The next question is species restricted to a particular area are exotic, migratory, endemic, keystone. तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा हमारा एंडेमिक, यानी कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्पीशीज़ का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क हमें देखने को मिलता है एक्सटिंक्शन का. जैसे कि हमारा हंगुल है यहाँ का, कश्मीर स्टैग जिसको बोलते हैं हम, ये एंडेमिक है डचीगाम नेशनल पार्क का. तो ये यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है. देन वेस्टर्न घाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. तो वेस्टर्न घाट अगर हम देखें तो ये किस में इंक्लूड होता है हमारा, ये इंक्लूड होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में. इसमें हमें हाई एंडेमिज्म देखने को मिलता है प्लस हैबिटेट लॉस. देन हॉटस्पॉट क्राइटेरिया इंक्लूड, हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया जो है वो क्या कहता है, हाई रेनफॉल ओनली, हाई एंडेमिज्म एंड थ्रेट, लार्ज फॉरेस्ट कवर, हाई ह्यूमन पॉपुलेशन. तो इसमें आ जाता है हमारा हाई एंडेमिज्म और थ्रेट आ जाता है. ये IUCN के अकॉर्डिंग दिया गया था, IUCN के अकॉर्डिंग दिया गया था कि स्पीशीज़ का एंडेमिज्म होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ हों किसकी, वेस्कुलर प्लांट्स की. अब वेस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं, जो फ्लावरिंग होते हैं, जिनके ऊपर जो फ्लावरिंग होते हैं. प्लांट्स मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एज एंडेमिक्स. ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी स्पीशीज एंडेमिज्म की. और जो सेकंड वाली थी वो था डिग्री ऑफ थ्रेट, कि उनको खतरा कितना होगा. मस्ट हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% of its original habitat. The number of biodiversity hotspots in India is 2, 3, 4 और 5. तो हमारे इंडिया में कितने लाई करते हैं, 4. टोटल अगर हम देखें ग्लोबली तो वो कितने हैं, 36. और जो इंडिया में 4 हैं वो कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स, इनको सह्याद्री माउंटेन भी बोलते हैं. देन ईस्टर्न हिमालयाज, देन इंडो बर्मा, देन सुंडालैंड, ईस्टर्न हिमालयाज में आ जाता है हमारा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार. सुंडालैंड में हमारा आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ऑप्शन में पूछ सकते हैं ये कि कौन सा इसमें से नहीं है. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस. देन इंडो बर्मा वाले में आ जाता है हमारा, इंडो बर्मा वाले में आ जाएगा एंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाएंगी एक्सेप्ट असम, इसमें नहीं आएगा. और वेस्टर्न घाट वाला जो है इसमें श्रीलंका और एंटायर वेस्टर्न घाट जो है वो आ जाएगा. देन सेक्रेड ग्रुप्स रिप्रेजेंट एक्स situ कंजर्वेशन, इन situ कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और एग्रो इकोसिस्टम. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा इन situ कंजर्वेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन होती है इन नेचुरल हैबिटेट, उसी के नेटिव एरिया में इनको क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं. देन जू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन situ कंजर्वेशन, एक्स situ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क. तो जू किसकी एग्जाम्पल है, एक्स situ कंजर्वेशन की, जहाँ पे हम आउटसाइड द नेटिव इन्वायरमेंट स्पीशीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं.
तो XC2 में आप और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे जू हो गया, देन जीन बैंक हो गया, पोलन बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है ये, प्लीज़ आप ही इनको अच्छे से नोट डाउन कर ले। बोटैनिकल गार्डन हो गए, आर्बोरेटा हो गया। आर्बोरेटा बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ ट्रीज और प्लांट्स। देन कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गए, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर वैसी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है कि वो वहाँ पे ग्रो कर सके, मेटिंग वगैरह उनकी प्रॉपरली हो सके। सीड बैंक हो गए। देन IUCN रेड लिस्ट स्टार्ट हुई थी हमारी 1948, 1964, 1972 या फिर 1992। तो ये हमारी स्टार्ट हुई थी 1964 में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। देन हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी बिफोर एक्सटिंक्शन इज़ वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन। तो हाईएस्ट रिस्क जो कैटेगरी होती है बिफोर एक्सटिंक्शन वो होती है हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें हमें एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो एक्सटिंक्शन रिस्क जो है वो देखने को मिलता है। और IUCN ने कितनी कैटेगरीज दी थी हमें? 9। और ये किसका पार्ट है? जो थ्रेटन्ड कैटेगरीज आती है ना उसमें 3 है, एक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक है इंडेंजर्ड और एक है वल्नरेबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो बर्ड जो है वो किसकी एग्जांपल है? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, वल्नरेबल स्पीशीज़ की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की, रेयर स्पीशीज़ की। तो जो डोडो बर्ड है वो एग्जांपल है हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की। इसमें क्या कि डोडो डिसअपियर हो गया था, किसकी वजह से? यहाँ पे ओवर हंटिंग हुई थी और साथ में ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से अब जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। दैन टाइगर इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज कीस्टोन स्पीशीज़, इंडिकेटर स्पीशीज़, फ्लैगशिप स्पीशीज़, एक्जॉटिक स्पीशीज़। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा फ्लैगशिप स्पीशीज़। फ्लैगशिप जो स्पीशीज़ होती है ये क्या करती है? यहाँ पे ये टाइगर रिप्रेजेंट और प्रोटेक्ट करता है हमारा पूरे के पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है फ्लैगशिप स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ दैट इंडिकेट इन्वायरमेंटल क्वालिटी आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज़, कीस्टोन स्पीशीज़, इंडिकेटर स्पीशीज़ और एलियन स्पीशीज़। तो यानी कि हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी को जब कोई स्पीशीज़ इंडिकेट करती है तो हम उसको किस में कंसीडर करते हैं? तो वो हमारी आ जाती है इंडिकेटर स्पीशीज़ के अंदर, यानी कि इंडिकेट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट की हेल्थ को बता रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जो SO2 को सेंसिटिव होती है लाइकन, अगर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है तो लाइकन वहाँ पे एग्जिस्ट जो है वो नहीं करेगी। देन एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन इंडिया? नीम, साल, यूकलिप्टस और टीक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा यूकलिप्टस। तो इसमें क्या था, जो इसको स्पीशीज़ को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था स्पीशीज़ को। और इसने क्या किया था कि जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ होती थी उनको ये क्या कर देते थे? ग्रो नहीं करने देते थे, क्योंकि जो ये क्या करते थे वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाने पीने की जो चीज़ें होती थी उनको ये एक्वायर कर लेते थे अपनी ग्रोथ के लिए। तो जिसकी वजह से वहाँ की जो नेटिव इन्वायरमेंट में स्पीशीज़ रहती थी वो ग्रो नहीं कर पाती थी प्रॉपरली, उनको क्या मिलता था? न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं मिलता था। तो ये बाहर की जो स्पीशीज़ होती थी उनके साथ ये कम्पीट करती थी, तो ये ग्रो कर जाती थी। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली है यूकलिप्टस की। इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमने देखा वाटर हाइसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। देन लेंटेना कमारा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेनली रिजल्ट इन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यूनिफॉर्म क्लाइमेट। तो अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं, ये जो सारी सर्विसेज हैं ये सारी क्या होती हैं? डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। देन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज अडॉप्टेड एट स्टॉकहोम
क्योटो, रियो डी जेनेरियो और पेरिस। तो ये कहाँ पे अडॉप्ट करी गई थी? 1992 में जो हमारा अर्थ समिट हुआ था ना, वहाँ पे ये अडॉप्ट करी गई थी। एंड CBD केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1991, 1992, 1993, 1995। ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो एज इट इज़ आप डेट्स वगैरह क्रैम कर सकते हो। तो इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था 1993 ईयर में, जो फोर्स में ये आया था। ये लीगली इफेक्टिव हुआ था 1993 में। देन इंडिया ने कब इसको रेटिफाई किया था? इंडिया रेटिफाइड द CBD 1991, 1992, 1993, 1996। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडिया ऑफिशियल पार्टी इसकी कब बनी थी? ये भी बनी थी 1993 में। देन नगोया प्रोटोकॉल डील्स विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, बायोसेफ्टी ऑफ GMOs, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, वेटलैंड कंजर्वेशन। तो ये बेसिकली CBD में ही आता है, बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड ही थे हमारे कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। तो इसमें था नगोया प्रोटोकॉल डील करता है एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के साथ, इसमें इंश्योर करता है ये जो हमारा नगोया प्रोटोकॉल है ये आया था अंडर CBD के अंडर ही आया था। इसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की ये बात करता है। तो इसमें दिया था कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो भी यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक रिसोर्सेज या उनके साथ जो भी एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके रिगार्डिंग। तो ये हमारा 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था नगोया प्रोटोकॉल को। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी ये। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि फेयर शेयरिंग करनी है, जो भी हमें बेनिफिट्स होता है, जैसे ही हम जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं या उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, सो दैट हम कंजर्व कर सके और बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ कर सके। ये अडॉप्ट किया गया था नगोया में, जो कि कहाँ पे है? जापान में, 2010 में। और फोर्स में ये आया था 2014 में। इंडिया का रोल, कि इंडिया भी इसकी पार्टी है प्रोटोकॉल की, और इम्प्लीमेंट कौन से एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है ये? BDA, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देन उसके बाद है हमारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन या फिर बायोसेफ्टी ऑफ GMOs, वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है ये हमारा रिलेट करता है बायोसेफ्टी ऑफ GMOs। तो इसमें जब हम बात करते हैं CBD के, ये भी CBD के अंडर ही आया था। इसमें था कि जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट होती है, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ LMOs, यहाँ पे ठीक करो आप, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को, ह्यूमन हेल्थ को इस्टेब्लिश करने हमने एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर या फिर बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इसमें वही था कि इसकी पेरेंट कन्वेंशन जो है वो हमारी CBD ही थी, उसी के अंडर जो था ये आया था। इंश्योर करना है सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट करनी है, और जो भी यूज़ हो रहा है LMO का, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हम बनाते हैं ना मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, उनका क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी पे या फिर ह्यूमन हेल्थ में। तो ये इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2003 में। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रामसर कन्वेंशन के रिगार्डिंग। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड, ओशन। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो है हमारा किसके रिलेटेड? तो वो है हमारा वेटलैंड के रिलेटेड। इसमें हम स्टडी करते हैं कि वेटलैंड को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। रामसर कन्वेंशन जो है वो एक क्या थी? इंटरनेशनल ट्रीटी थी रिगार्डिंग वेटलैंड। और ये साइन कब हुई थी? 1971 में। अब जाके यूट्यूब पे ना एक मैंने रामसर साइट्स के ऊपर एक जनरल ओवरव्यू दिया है इंडिया का, जिसमें मैंने करंट अफेयर की चीज़ें भी ऐड करी हुई है, और जो रामसर साइट हमारे JNK में है उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह जो है वो फ्रेम करे हुए हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ये साइन करी गई थी 1971 में और फोर्स में आई थी 1975 में। तो रामसर कन्वेंशन साइन कब करी गई थी? 1971 में। अब जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस में, जनेवा में, ग्लैंड या फिर बियाना में। तो इसका जो ऑफिशियल जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। देन फर्स्ट रामसर साइट जो थी इंडिया की वो कौन सी थी? चिलिका लेक, वुलर लेक, कियोलाडियो, घाना, लोकटक लेक। तो जो हमारी सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट थी ये थी हमारी चिलिका लेक।
1 अक्टूबर 1981 को इसको ऐड किया गया था रामसर साइट में, और 2002 में इसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। इसमें प्रॉब्लम हुई थी किसकी, सिल्टेशन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कन्वेंशन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा किसके रिगार्डिंग है, ये वेटलैंड कंजर्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय CO2, SO2, CFC, NO2। तो हमें देखने को मिलता है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, थिनिंग हो रही है उसकी, किसकी वजह से, CFC की वजह से, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारी जो लेयर है वो इसकी थिनिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि CFC में जो क्लोरीन एटम होता है वो क्या होता है, रिलीज़ होगा, क्लोरीन जो है रिलीज़ होगा, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है किसको, ओजोन को। हार्मफुल होती है ये ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो ये आप सबको पता होगा कि जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल UV रेज से, और ये प्रेजेंट होती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन को मेजर करते हैं हम, ओजोन की जो थिकनेस है, ओजोन थिकनेस जो है उसको हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में, और ये किसके बराबर होती है, 0.01 मिलीमीटर। और 3 मिलीमीटर और 300 डॉप्सन यूनिट, जो हमारा 1 डॉप्सन यूनिट है 0.01 मिलीमीटर के बराबर है, और यहाँ फिर इसको 10 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, और ये कॉमन थिकनेस हमें देखने को मिलती है। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किसके साथ डील करता है, हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डेजर्टिफिकेशन। तो ये हमारा बेसिकली किसके रिगार्डिंग आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये था ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग था। इसमें फेज आउट करना था जो भी हम प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कर रहे हैं ODS का, ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस का, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, जैसे कि हमारे CFCs आ गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किसमें यूज़ किसमें होते हैं, ये एरोसोल्स हो गए, रेफ्रिजरेटर, घरों में फ्रिज वगैरह में होता है ना, ये एरोसोल के फ्यूम्स हमें देखना, हमारे डिओड्रेंट्स होते हैं ना, वहाँ से भी आप देखना कभी रेज की लाइट में देखना, तो वो देखना आपको फ्यूम्स वगैरह जो है वो छोटे छोटे दिखेंगे मॉलिक्यूल्स एयर में। सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं ये। फिर उसके बाद है, इसका मेन पर्पस यही था कि हमने जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है ना उसको हमने सेफ गार्ड करना है, और ये हमें क्या करती है, UV हार्मफुल जो UV रेडिएशन होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये साइन कब किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये साइन किया गया था 1987 में, और फोर्स में आया था 1989 में, और ये मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ के अंडर जो है हम इसको इंक्लूड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या था, सक्सेसफुल था। ड्यू टू द प्रोटोकॉल जो ओजोन होल था एंटार्कटिका के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, रिकवर कर रहा था, अपनी इफेक्टिवनेस को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली इन्हांसेस ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस और नोबल गैसेस। तो जो ग्लोबल वार्मिंग था तो इसमें हमें कौन कौन सी ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हमें ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। तो अब इस ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉजेज़ क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें स्पेशली हम फॉसिल फ्यूल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हमें एटमॉस्फेयर में क्या होता है देखने को मिलती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस की जब कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में आप देख सकते हैं कौन कौन सी हमारी की ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CH4, देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देन कुछ हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेस आती हैं। फ्लोरिनेटेड गैसेस में जैसे हमारे HFCs, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन आ गया, SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड आ गया, देन NF3 आ गया। ये सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या होते हैं, यूजेस होते हैं, ये फ्लोरिनेटेड गैसेस के अंडर आती हैं। देन हमारा वाटर वेपर, ये तो ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट हमें देखने को मिलता है ये। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस पूछेंगे तो वो वाटर वेपर हो जाएगा। वर्डिंग्स को ध्यान से देखना आप, अबंडेंट पूछेंगे तो वाटर वेपर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेंगे CO2। क्योंकि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात करते हैं तो उस टाइम पे 280 ppm अमाउंट में जो थी हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती थी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल एरा के बाद 1970 इंडस्ट्रियल एरा के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो इसकी कंसनट्रेशन है वो 420+ ppm जो इस टाइम पे जा चुकी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू डेली वेदर चेंजेस, सीजनल वेरिएशन, लॉन्ग टर्म चेंज इन क्लाइमेट और सडन रेनफॉल। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म चेंज जो है वो देखने को मिलती है हमारे क्लाइमेट में। बेसिकली क्लाइमेट में हम 30 से लेके 35 साल के बीच का जो एवरेज डेटा होता है ना रिगार्डिंग, चाहे वो रेनफॉल हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डेली वेदर चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा वेदर में इंक्लूड होता है। वेदर में शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होती हैं ना डेली बेसिस पे, वो हम देखते हैं। देन IPCC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडियन पैनल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट कंजर्वेशन। तो सबने अभी तक इसका जो गैस है वो लगा लिया होगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये बनाया किसने था, इस्टेब्लिश किया था WMO ने प्लस UNEP ने, आई थिंक 1988। एक बार आप इसकी डेट जो है वो चेक कर लेना। और ये साइंटिफिक रिपोर्ट जो है उनको प्रिपेयर करती हैं, ये साइंटिफिक रिपोर्ट बनाई जाती हैं जिसमें ये असेस करते हैं कि किस तरह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं क्लाइमेट के रिगार्डिंग। देन IPCC को इस्टेब्लिश किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया, UNEP ने और WMO ने। देन उसके बाद था क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और मेरीन पोल्यूशन। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो किसके रिगार्डिंग था, वो था हमारा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती हैं उनको कम करना, ये उसके रिगार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 1997, 2000, 2005, 215। तो जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था ये हमारा आया था फोर्स में 2005 में। इसमें लीगली बाइंडिंग एमिशन थे कि किस तरह से हमने कट करना है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। और ये किसके अंडर था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि हमने कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को बाय सेटिंग। कुछ बाइंडिंग टारगेट्स बना दिए गए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ताकि वो जो ग्रीन हाउसेस का एमिशन है उसको रिड्यूस कर सके। और इसके लिए स्पेसिफिक गोल जो थे वो मेंशन किए गए थे 2008 से लेके 2012 के पीरियड में। तो इसमें जो गैसेस मेन 6 गैसेस को कवर किया गया था। तो इसमें कौन कौन सी थी, वो CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसमें कुछ मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करे गए थे, पूछ सकते हैं पेपर में, नाम दे देंगे आपको या फिर CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में अडॉप्ट किया गया था और 2005 में ये एंटर किया था, फोर्स में आया था ये। देन इसने फर्दर क्योटो प्रोटोकॉल को किसने सक्सीड किया था, इसको सक्सीड किया था किसने, पेरिस एग्रीमेंट ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2010, 2012, 2015, 2020। तो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था ये हमारा आया था 2015 में और इसको अडॉप्ट किया गया था जो हमारी कॉप हुई थी 21। तो ये हमारा लीगली बाइंडिंग था, लीगली बाइंडिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इसकी क्या लिमिट उन्होंने बताई थी, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस, अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल।
तो इसमें कुछ हमने अडेप्टेशन एफर्ट्स को अडॉप्ट करना है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कुछ 5 ईयर साइकिल था जिसमें कि हमने इंक्रीज़ करने अपने नेशनल क्लाइमेट जो कमिटमेंट है उसके रिगार्डिंग। इसमें हमने मिटिगेशन करना है, मिटिगेट किन को करना है हमने, जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनको। अडेप्टेशन यानी कि कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है सो दैट हम डील कर सके जो भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फाइनेंस में इसमें देखा जाएगा जो भी डेवलप्ड नेशंस होते हैं ना हमारे, वो असिस्ट करेंगे डेवलपिंग नेशंस को विद क्लाइमेट एफर्ट्स के साथ। तो इसमें यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता था। देन पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट टेम्परेचर राइज बिलो, तो ये 1 डिग्री था, 1.5 डिग्री था, 2 डिग्री था और 3 डिग्री था। तो इसका था इन्होंने दिया था 2 डिग्री, लेकिन अगर प्रेफरेबली लिमिट अगर हम देखें तो वो थी 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें यार नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें था जो कार्बन ट्रेडिंग थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी हमारी, वो थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक क्री की प्रिंसिपल था इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ में, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, कि हमने रिकॉग्नाइज करना है कि हर एक नेशन किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं रिगार्डिंग जो भी ग्लोबल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं ना, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। इसका कोर आइडिया यही था कि सब कंट्रीज़ ने मिलके क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, लेकिन सबकी क्या होती है कैपेबिलिटीज़, रोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ये फॉर्मलाइज्ड हुआ था 1992 में, CBDR ये हुआ था 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुई थी UNFCCC के अंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू सॉइल कार्बन, फॉरेस्ट कार्बन, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देन कार्बन इन ओशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कार्बन फुटप्रिंट में आता है हमारा कि एक मतलब कि टोटल ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट हो रहा है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल इवेंट हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम मेजर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में। ये रिफ्लेक्ट करता है इसका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्टेशन, कंजप्शन। तो इसमें हम इसको क्वान्टिफाई करते हैं मेट्रिक टन में, metric tons of CO2. Then afforestation helps in increasing CO2, reducing soil fertility, carbon sequestration, ozone depletion. Afforestation में हम क्या करते हैं, ट्री की प्लांटेशन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होगा। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होगा यानी कि CO2 को प्लांट क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे वाया फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डेजर्टिफिकेशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, ओवरग्रेजिंग, अर्थक्वेक, सुनामीज। तो जो डेजर्टिफिकेशन है ये हमारा ओवरग्रेजिंग से क्या होता है, इन्हेंस होता है। बार बार अगर हम एक ही जगह पे फीड करवाते रहेंगे ऑर्गेनिज्म वहाँ से, तो जो वेजिटेशन कवर होता है वो रिमूव हो जाता है और वहाँ पे हमें डेजर्ट लाइक जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCCD डील्स विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन। तो ये है हमारा UNCCD डील करता है हमारा डेजर्टिफिकेशन के साथ। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये भी एक क्या था, लीगली बाइंडिंग था, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था जो इन्वायरमेंट को लिंक कर रहा था और डेवलपमेंट को, ताकि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हो। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, फाइट करने के लिए किसको, डेजर्टिफिकेशन को, लैंड डिग्रेडेशन को एंड ड्रॉट लाइक कंडीशंस को। फोकस करना है कि किस तरह से हम रिस्टोर कर सके जो भी हमारी डिग्रेडेड लैंड हो, एक रेजिलियंस बिल्ड करना है, सिक्योर करने हैं लाइवलीहुड थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड नेशनल एक्शन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन इज फास्टेस्ट इन फॉरेस्ट लैंड, ग्रास लैंड, बैरन लैंड, वेटलैंड।
तो अगर हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें सॉइल इरोजन फास्टेस्ट होता है वो होता है हमारा बैरन लैंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होती है बैरन लैंड पे, जिसकी वजह से वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखे। तो इसीलिए जो सॉइल इरोजन है वो हमें सबसे ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है बैरन लैंड में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, इंक्रीजिंग फ्लड्स में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, सॉइल सैलिनिटी में, डिफॉरेस्टेशन में। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलती है, ग्राउंड वाटर को ये क्या कर देते हैं, रिचार्ज करते हैं, और जो वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम होती है उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ओनली, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसमें आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ब्रुकलैंड कमीशन आया था 1987 में, उस रिपोर्ट में यही बोला गया था कि हमने जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करते हुए प्रेजेंट की नीड को भी क्या करना है, फुलफिल करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EIA इज़ डन टू प्रमोट इंडस्ट्रीज, स्टॉप डेवलपमेंट, प्रिडिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इंक्रीज पोल्यूशन। तो EIA इसीलिए कैरिड आउट किया जाता है सो दैट जो भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है फर्दर, जो उसके जब हम कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होने वाला है, तो उसके जो रेपरकशंस हमें लास्ट में देखने को मिलेंगे, पहले ही हम उनको क्या कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आता है EIA में। देन नॉइज़ पोल्यूशन को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, डेसिबल में, पास्कल में, या फिर जूल में। तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डेसिबल में। तो ये हमारा यूनिट है किसका, साउंड इंटेंसिटी का। जो हमारा पोल्यूशन टॉपिक आएगा उसमें फर्दर हम इसके बारे में इन डेप्थ में जो है वो डिस्कस करेंगे। देन ग्रीन बेल्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ग्रीन बेल्ट होती हैं वो क्या एक्ट करती हैं, ग्रीन बेल्ट एज एक्ट करती है हमारे लिए बफर, मतलब कि प्लांटेशन करवा देते हैं बेसिकली, एक तरह से प्लांट्स को ग्रो करवा देंगे, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, इन सबको क्या करता है, ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये प्लांट्स ऐसे लगा देंगे जो क्या करते हैं, नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर को पोल्यूट नहीं होने देंगे, सॉइल जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको बाइंड अप कर लेंगे अपनी रूट्स में, जिसकी वजह से वो इरोजन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइलर वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो 3R प्रिंसिपल, 2R प्रिंसिपल, या फिर 5R प्रिंसिपल, नो प्रिंसिपल। तो सॉइलर वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली फॉलो करता है 3R प्रिंसिपल को, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। देन नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स प्लास्टिक, ग्लास, वेजिटेबल पील्स, या फिर मेटल। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वाला वेस्ट होता है जो ईजिली नेचुरली क्या होता है, ईजिली नेचुरली डिग्रेड हो जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा वेजिटेबल पील्स, जो नेचुरली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या है, एक सिंगल फूड चेन है, लीनियर पाथवे है, या फिर नेटवर्क है फूड चेन्स का, या डेट्राइटस फूड चेन है। एक होता है हमारे पास फूड चेन जिसमें सिंपल हमें 3 से 4 लेवल जो है वो देखने को मिलते हैं, और एक आता है हमारा फूड वेब जिसमें नेटवर्क होता है फूड चेन का, जिसमें हमारे पास इंटरकनेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनिज्म इस स्पीशीज़ को खा सकता है, इसको खा सकता है, इसको खा सकता है, इसको खा सकता है, इसको खा सकता है, इसके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो इसको नेटवर्क ऑफ फूड चेन जो है वो बोलते हैं। देन ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू हैबिटेट लेवल, फीडिंग लेवल, एनर्जी लॉस, या फिर पॉपुलेशन साइज। ट्रॉपिक लेवल में हमारे आते हैं फीडिंग लेवल की, किस तरह से जो पोजीशन है फूड चेन में वो बताई जाती है ऑर्गेनिज्म की, और वो किस तरह से है वो फीड कर रहा है उस फूड चेन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई विच ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो हमारे आ जाते हैं सेकंड लेवल में। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन टॉप कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स की हमारी जो पोजीशन है वो है सेकंड, प्रोड्यूसर की आ गई प्राइमरी फर्स्ट पोजीशन, देन कार्निवोर्स की आ गई थर्ड। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो किस पे फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, हर्बीवोर्स के ऊपर, कार्निवोर्स के ऊपर, या फिर डिकम्पोजर्स के ऊपर। तो जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर, और जो हर्बीवोर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजर्स इंक्लूड एल्गा, फंजाई एंड बैक्टीरिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो डिकम्पोजर्स में हमारे क्या आते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया हमारे किस में आते हैं? डिकम्पोजर्स में आते हैं। और ये बेसिकली किसका पार्ट है? माइक्रो कंज्यूमर्स का। और मैक्रो कंज्यूमर्स में हमारे कौन से आ गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, टर्शरी कंज्यूमर्स आ गए, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आ गए। देन स्टैंडिंग क्रॉप रेफर्स टू। अब हम जब स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्टोर्ड बायोमास एट अ टाइम, एनर्जी फ्लो, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप होता है इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड बायोमास एट अ टाइम, मेजर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिया जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली हमारा टोटल अमाउंट होता है लिविंग बायोमास का जो एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है। और ये क्या है? एक बेसिकली ये है एक बायोटिक कंपोनेंट। इसमें हम क्या करते हैं? जो स्टैंडिंग क्रॉप में हम बेसिकली ड्राई वेट लेते हैं। ड्राई वेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेरिजन टू वेट वेट, क्योंकि जो वेट वेट होता है ना इसमें हमें मॉइस्चर देखने को मिलता है। तो जब हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना तो एग्जैक्ट जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं ड्राई वेट को। फिर एक इसी के ऑपोजिट में आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट में हमारा आता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? जिनमें मतलब कि कार्बन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, डू नॉट कंटेन कार्बन। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा नॉन लिविंग मैटर को। बेसिकली स्टैंडिंग स्टेट मेजर करता है नॉन लिविंग मैटर को प्रेजेंट करता है। देन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज़ 1%, 5%, 10% और 50%। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या फिर इसको एनर्जी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, ये होती है 10%, जो लिंडमैन का लॉ था। देन बायोमैग्निफिकेशन इज़ हाईएस्ट इन प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो अब इसमें क्या होता है कि बायोमैग्निफिकेशन हमें हाईएस्ट किस में देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है जो हमारे टॉप के कंज्यूमर्स होते हैं, हमें ये वहाँ पे देखने को मिलती है बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन को बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। बायो एम्प्लीफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, लाइक हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, ये क्या करते हैं? चेन में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। इनका जो लेवल है, अमाउंट है, वो बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं ये बॉडी में एक्सक्रीट या फिर ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, ये टिश्यूज़ में क्या होते हैं? बिल्डअप होते रहते हैं। ये टिश्यू में बिल्डअप होते रहेंगे जिसकी वजह से सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हमें देखने को मिलती है टॉप प्रीडेटर्स में। तो ये जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स होते हैं ये उनमें जो है एग्जिस्ट करते हैं। देन DDT शोज़, क्योंकि टॉक्सिसिटी लेवल है वो ऊपर, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ उनका इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिलता है, इसलिए टॉप कंज्यूमर में एग्जिस्ट करते हैं। DDT शोज़ बायोडिग्रेडेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोअक्यूमुलेशन ओनली और मिनरलाइजेशन। तो इसका अगर हम देखें DDT, तो DDT शो करता है बायोमैग्निफिकेशन, हमें जो है वो शो करता है, क्योंकि DDT जो टॉक्सिन्स होते हैं ना ये क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं ब्रेक डाउन अपना, मतलब कि टूटते नहीं हैं ये, जैसे कि DDT। इनका जो परसिस्टेंस है वो काफ़ी समय तक हमें इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इंडिविजुअल के ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में बिल्डअप होते रहते हैं। स्पेशली ये क्या होते हैं? फैट लविंग होते हैं। और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना ये मैग्नीफाई करती रहती है जैसे जैसे ये फूड चेन में बढ़ते हैं। अब DDT की वजह से क्या हुआ था कि जो बर्ड्स की एगशेल थे ना, बाहर वाली जो एगशेल थी वो थिनिंग होना शुरू हो गई थी, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें जो था वो देखने को मिला था। देन नेक्स्ट था मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन अक्कर्स इन एक्वेटिक फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ग्रासलैंड या फिर डेजर्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा एक्वेटिक फूड चेन, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में ही क्या होता है हमें ज़्यादा जो है वो एक्यूमुलेशन जो है वो देखने को मिलता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा कोर जोन आता है, बफर जोन आता है, ट्रांजिशन जोन आता है,
तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे आ जाते हैं तीनों के तीनों जोन, कोर जोन भी इसी में आता है, बफर जोन भी इसी में आता है और ट्रांजिशन जोन भी इसी में आता है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। जो हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, वो कौन सा था? वो था नीलगिरी। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था हमारा नीलगिरी। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं यूनेस्को डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लार्ज लैंडस्केप्स को, जहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल भी आ जाते हैं, मैरीन भी आ जाते हैं, कंजर्व करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को विद सस्टेनेबल ह्यूमन यूज़ को। और बायोस्फीयर रिजर्व को हम बोलते हैं लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क जो है वो डिफर करते हैं सेंचुरी से, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती है या फिर यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, लार्जर एरिया, नो वाइल्ड लाइफ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलाउड नहीं होती है, यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच में, यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन देखने को मिलती है। फिक्स जो हमारी यहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। इधर हमें प्राइवेट ऑनरशिप भी अलाउड नहीं होती है, प्राइवेट ऑनरशिप नॉट अलाउड। ये IUCN कैटेगरी 2 के अंडर आता है। यहाँ पे जो सेक्शन 35A है वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क, और सेक्शन 38 में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है नेशनल पार्क। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है हमें देखने को मिलती है, ये हमें अलो करता है कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड बाउंड्रीज जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम अपग्रेड कर सकते हैं नेशनल पार्क में। यहाँ पे हमें परमिशन चाहिए होती है अगर एरिया में एंटर करना है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। सेक्शन 18 जो है बेसिकली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसको? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और सेक्शन 26A में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो डिफाइन करती है डिक्लेरेशन सेंचुरी की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन 1952, 1962, 1972, 1982। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ये हमारा आया था 1972 में, और ये हमारा एक की वाइल्ड लाइफ एक्ट था। देन प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1969, 1971, 1973, 1975। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर वाला टॉपिक है ना, ये आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो सीरीज़ है वहाँ पे भी आपको कुछ MCQs हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। वो वाली सीरीज़ में भी आप MCQs जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर था ये लॉन्च किया गया था 1973 में टू सेव टाइगर, और इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो फर्स्ट इंक्लूड करे गए थे। और ये कब हुआ था? जब उस टाइम पे PM थी हमारी इंदिरा गांधी। देन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया इंक्लूड क्रो, टाइगर, बफेलो, गोट। तो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो है हमारे टाइगर। किसकी वजह से? इसका मेन रीजन क्या था? इसकी क्या होती थी? पोचिंग जो थी वो हमें देखने को मिलती थी। पोचिंग का वही मतलब है कि इलीगली हम हंट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन situ कंजर्वेशन मीन कंजर्वेशन इन जू, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, सीड बैंक्स, बोटानिकल गार्डन। इन situ यानी कि इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो उनकी नेटिव रेंज होती है वहीं पे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर लेते हैं? कंजर्व कर लेते हैं। देन जीन बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ऊपर आपको एग्जाम्पल में बताया गया था जब एग्जाम्पल से लिखवाई ना मैंने ऊपर फर्दर जो पहले क्वेश्चन किए हैं। इन situ कंजर्वेशन, एक्स situ नेचुरल रिजर्व, नेशनल पार्क, तो इसका आ जाएगा एक्स situ कंजर्वेशन। देन रेड डेटा बुक है, इसको कौन पब्लिश करता है? WWF, UNEP, IUCN, FAO। तो जो हमारी रेड डेटा बुक है वो पब्लिश करी जाती है IUCN के द्वारा। IUCN क्या करता है? जो रेड बुक है उसको क्या करता है? पब्लिश करता है। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये IUCN रेड लिस्ट बनाता है किसकी? जो भी हमारी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग ये लिस्ट जो है
वो प्रिपेयर करता है, प्रॉपर डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है। देन द मेन एम ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पीशीज एक्सप्लॉयटेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो मेन एम क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का? इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हमने क्या करना है, मेंटेन करना है, इंश्योर करना है सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मेन क्या है इसका मोटो? इंश्योर करना है सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसलिए हमने क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, प्रॉपरली हमने प्रोटेक्ट करना है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड सीरियस एस्पिरेंट जिसको स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग डिटेल हमारे पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो हमारा जो के लिए आप जो हमारा नंबर है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको मैं एक बार लिख के दे देती हूँ। वो है 8492886188। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और जो PDF है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। देन हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजी, इकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है और इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। देन ऑटोट्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स आर पैरासाइट्स। ऑटोट्रॉप्स दूसरे और कौन से नामों से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोड्यूसर्स, और इसको हम ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं एंड कन्वर्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सनलाइट को और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जिसको फर्दर फंक्शनिंग में जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, सॉइल पे, वाटर पे, प्रोड्यूसर्स पे या फिर डिकम्पोजर्स पे। तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं और उन पे फीड करते हैं हमारे हेट्रोट्रॉप्स। देन विच ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर। और ये हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स आर डिकम्पोजर्स। तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स का नाम दिया जाता है, और या फिर इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं। देन हमारा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स मेनली फीड ऑन। जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो किन पे फीड करते हैं, वो हमारे फीड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर। हर्बीवोर्स के ऊपर हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो फीड करते हैं। देन टर्शरी कंज्यूमर्स आर यूजुअली, जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, टॉप कार्निवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स या फिर पैरासाइट्स। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, क्योंकि वो हाईएस्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसको क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। देन जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो किससे स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ग्रीन प्लांट से, डिकम्पोजर से, हर्बीवोर से। तो जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है ये बेसिकली हमारी स्टार्ट होती है किससे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोसिस्टम हैज़ द हाइएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम रेनफॉल हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, तो जिसकी वजह से हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर्स। तो एबायोटिक में हम बात करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, नॉन लिविंग फैक्टर्स की। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, विंड आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, देन रेनफॉल आ जाएगा। तो ये हमारे बाकी वाले जो हैं प्लांट एनिमल ये हमारे इंक्लूड होते हैं बायोटिक फैक्टर में। देन विच फैक्टर मेनली कंट्रोल प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन? विंड, टेम्परेचर या फिर लाइट या फिर सॉइल, न्यूट्रिएंट्स। तो हमने बताना है कौन सा ऐसा मेन फैक्टर है जो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है,
कंट्रोल करता है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, ये इफेक्ट करता है ग्रोथ को, सर्वाइवल को, और साथ ही साथ में किसको, प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को। देन द लॉ ऑफ टॉलरेंस जो था ये किसने दिया था, जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है वो किसने दिया था, लिबिग ने दिया था, या फिर इसको दिया था शेल्फोर्ड ने, डार्विन ने दिया था, या उडम ने दिया था। तो ये बेसिकली हमारा था शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसमें ये बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की सक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है या उसकी अबंडेंस होती है, उसको कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, पीएच हो गया। तो डिपेंड करता है वो कौन सी रेंज में जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाई करता है। या जैसे हमारी मैक्सिमम रेंज आ गई, ये मिनिमम रेंज आ गई, ये मिनिमम रेंज आ गई, ये ऑप्टिमम मैक्सिमम रेंज जो है वो आ गई। इसमें रेंज ऑफ टॉलरेंस देखते हैं, एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम बनाया जाता है जिसमें मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये शेल्फोर्ड ने दिया था कि जब आइडियल कंडीशंस होती है ना विद इन द टॉलरेंस रेंज, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रॉपरली फंक्शन करता है, चाहे वो उसकी ग्रोथ हो, चाहे वो उसकी रिप्रोडक्शन हो। देन लेबिग लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका जो सेकेंड नाम है वो है लॉ ऑफ मिनिमम जो है वो इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम का इसको नाम दिया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है बाय द सिंगल इसेंशियल रिसोर्स दैट इज स्कार्सेस्ट नॉट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। बेसिकली इसमें क्या है कि बड़े सारे हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज की अगर हमारे पास कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें क्या है, जो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्या पता यही एक पर्टिकुलर ऐसा एलिमेंट हो जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हो, तो उसके जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो क्या होता है, रुक जाती है। तो इसी को लॉबिग लॉ को बोलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम। देन स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये क्या टॉलरेट करते हैं, वाइड टेम्परेचर रेंज, नैरो टेम्परेचर रेंज, देन वाइड सैलिनिटी रेंज, देन लो ऑक्सीजन। तो जो स्टीनोथर्मल, थर्मल जो हमारा वर्ड है इसका मतलब होता है हमारा हीट के रिगार्डिंग, टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो जो स्टीनोथर्मल होते हैं ये बेसिकली नैरो रेंज में, स्टीनो आ गया हमारा नैरो रेंज में और यूरी आ जाता है रिगार्डिंग वाइड रेंज को ये टॉलरेट करते हैं। तो इसमें हमारे स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो नैरो टेम्परेचर रेंज में क्या करते हैं, अपने आप को टॉलरेट करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें एग्जांपल देख लो आप, जैसे पोलर बियर हो गए, पेंगुइन्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म टॉलरेट। अभी बताया आपको कि जो यूरी थर्मल होते हैं ये वाइड टेम्परेचर रेंज वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं ह्यूमंस। इतनी ज़्यादा स्कॉचिंग धूप होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, अपने आप का जो हमारा सर्वाइवल है हम उसमें एग्जिस्ट कर पाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट अडेप्टेड टू ड्राई कंडीशंस आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट, ज़ेरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। तो जो प्लांट अपने आप को अडेप्टेड कर लेते हैं ड्राई कंडीशंस में, उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफेटिक कंडीशंस में क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो अडेप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट अडेप्टेड टू सेलाइन सॉइल। जब हम सेलाइन सॉइल की बात करते हैं तो ये ग्रो, इनको हम बोलते हैं सेलाइन सॉइल, ये हेलोफाइट्स आते हैं हमारे, इसमें ग्रो करते हैं। और जो वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं हमारे सॉइल में, रॉक्स में, अदर प्लांट्स में या फिर वाटर में। एपीफाइट्स में हमने देखा था हमारा जैसे ऑर्किड्स था, तो ये मैंगो ट्री पे क्या करता है, मैंगो ट्री की सपोर्ट लेता है, उस पर ये क्या करता है, ग्रो करता है। हमने पढ़ा था ना कमेंसलिज्म में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया या फिर ग्रोथ रेट और फिर बर्थ रेट। तो इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो आता है हमारा ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। इसको हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, और ये बेसिक मेजर है पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने का। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट ऑफ एरिया पर वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेटेलिटी रेफर्स टू डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन और पॉपुलेशन साइज। तो नेटेलिटी जो होता है हमारा, ये होता है हमारा बर्थ रेट के रिगार्डिंग, और जो डेथ रेट होता है ये होता है हमारा मॉर्टेलिटी। देन माइग्रेशन, इन एंड आउट मूवमेंट। देन मॉर्टेलिटी मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ, बर्थ रेट और इमिग्रेशन। मॉर्टेलिटी होता है जब मॉर्टेलिटी इज रिलेटेड टू डेथ रेट।
तो किसी पॉपुलेशन में अगर मोर्टेलिटी का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो उसका साइज़ क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। देन इमिग्रेशन इज मूवमेंट आउट ऑफ पॉपुलेशन, मूवमेंट इनटू पॉपुलेशन, बर्थ ऑफ इंडिविजुअल, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। और एक आता है एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन में इन या एंटर कर रहे हैं, तो यानी कि मूवमेंट हो रही है पॉपुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ क्या बढ़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा। और एमिग्रेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ करता है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो माइग्रेट कर जाती है। देन एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, जो एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, या फिर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन और ज़ीरो ग्रोथ। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एज पिरामिड यहाँ पे हमें ब्रॉड बेस देखने को मिलता है, तो उसका वो जो सही इसका ऑप्शन है 126 का, वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कब एक्सपैंड करेगी, जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है, यंग इंडिविजुअल्स हमें जब देखने को मिलते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कि एज पिरामिड का ब्रॉड बेस है। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन होती है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, उनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो एज पिरामिड में इस तरह से जो है वो दिखता है। यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन होती है ना, प्री रिप्रोडक्टिव वाली, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाली, और यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाली, 0 से लेके 14 ईयर वाले आते हैं इसमें 14 से लेके 65, रिप्रोडक्टिव में 40 से लेके अराउंड 45-50 के बीच में आते हैं, और ये अब 65 वाले आ जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेल शेप्ड एज पिरामिड शोज। जो बेल शेप्ड एज पिरामिड्स होता है वो क्या शो करते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन। तो इसमें जो बेल शेप्ड होता है, लाइक ये ऐसे इस तरह से बेल शेप्ड होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये सिग्निफाई करता है एक स्टेबल पॉपुलेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो बर्थ और डेथ रेट होता है ना, बर्थ रेट और जो डेथ रेट होता है ये बैलेंस होते हैं, बेसिकली इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस नंबर हमें देखने को मिलता है क्रॉस प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न शेप्ड एज पिरामिड जो होता है वो क्या शो करता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन। तो ये हमें बताता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन होती है, जिसमें नैरो बेस होता है। बेस इसमें हमें क्या नैरो देखने को मिलता है, बेस इसका नैरो होता है, ऊपर से ये इस तरह से होता है, मतलब कि यंग पीपल जो है हमें यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे, यंग पीपल लेस होंगे, लो बर्थ रेट होगा यहाँ पे, यहाँ वो ऊपर से ये ब्रॉड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज। जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एस शेप्ड, जे शेप्ड, या फिर हमारा आ जाएगा इसमें लीनियर, या फिर हमारा आ जाएगा इसमें बेल शेप्ड। तो जो हमारा यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, इसमें हमें देखने को मिलता है जे शेप। तो जे शेप में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे पास, वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो ग्रोथ क्या होती है, जो वो बढ़ती है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो जे शेप में रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। रैपिड और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो ये जो ग्राफ होता है ये इस तरह से जे शेप का बनता है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमारा टाइम आता है, और इसका था dN/dt इज इक्वल टू RN। ये बेसिकली हमारा क्या है, जे शेप्ड। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स ड्यू टू हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट, देन एमिग्रेशन। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो किसकी वजह से होता है, हमारा जब बर्थ भी हाई हो और लो क्या हो, डेथ रेट हो, तो पॉपुलेशन क्या करती है, एक्सप्लोड करती है, उसका नंबर जो है इनहेंस होता है। बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे डेथ रेट का कम जब होती है तो वहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की हम बात करते हैं, इनको न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल इंक्लूड्स कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, बायो मीन्स इसमें ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए। तो जियो मीन्स जियोलॉजिकल, लाइक इसमें प्रोसेस होते हैं, रॉक वेदरिंग,
सेडिमेंटेशन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह। देन केमिकल यानी कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, एलिमेंट्स का। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया या फिर हमारा डीकम्पोजिशन हो गया। देन नेक्स्ट है उसके बाद कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में कौन कौन से साइकिल आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, कहीं ना कहीं ये सारे ही साइकिल जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। देन एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नाइट्रोजन साइकिल डज नॉट इंक्लूड। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या नहीं है जो इंक्लूड होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस। तो जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारा जो है सारे ही प्रोसेस आते हैं फोटोसिंथेसिस को छोड़ के। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आता है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन भी आ जाता है। तो जब बायोजियो केमिकल साइकिल्स की बात करते हैं ना तो ये दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है गैसियस साइकिल, एक होता है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल यानी कि जो अर्थ बाउंड होता है, अर्थ में ही होगा, गैसियस में जैसे हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल, ये सब आता है। सेडिमेंट्री में हमारा फॉस्फोरस आता है, सल्फर आता है, रॉक साइकिल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन एंटर्स लिविंग वर्ल्ड थ्रू। तो ये कैसे एंटर करता है, ये सभी को पता है कि वो कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है या फिर फोटोसिंथेसिस होता है या डिकम्पोजिशन होता है, कंबशन होता है। तो जो हमारा कार्बन है वो लिविंग वर्ल्ड में कैसे एंटर करता है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। देन हमारा नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल लैग्स। फॉस्फोरस साइकिल लैग्स एटमॉस्फेरिक फेज, सेडिमेंट्री फेज, बायोलॉजिकल फेज और रॉक फेज। तो जो फॉस्फोरस साइकिल होता है इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक फेज क्या होता है, एब्सेंट होता है, ना के बराबर होता है बिल्कुल ही, क्योंकि जो फॉस्फोरस साइकिल होता है ये हमारा बेसिकली रॉक्स में होता है, अर्थ बाउंड है ये। सल्फर साइकिल हैज़ मेजर रिजर्वायर इन एटमॉस्फेयर, रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, ओशन, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारा सल्फर साइकिल होता है इसमें हमारा जो मेन रिजर्वायर हमें देखने को मिलता है वो हमारा आ जाएगा रॉक एंड सेडिमेंट, just like phosphorus cycle. Then eutrophication occurs due to excess of oxygen, nutrients, carbon dioxide, pesticide। ये हमने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन, वो एल्गा वाला एल्गल ब्लूम जो है वो पानी में हमें देखने को मिलती है। तो इसके पीछे हमारे न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन्वॉल्व होते हैं। देन कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक। तो जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसमें हम फर्टिलाइजर, सीवेज वगैरह को डंप कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया कल्चरल यूट्रोफिकेशन। देन एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ऑक्सीजन, फिश डेथ, क्लियर वाटर, लेस न्यूट्रिएंट्स। तो जब एल्गल ब्लूम बढ़ जाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली जो फिश है उनकी डेथ हो जाएगी। कैसे, क्योंकि एल्गल ब्लूम बढ़ेगा तो जो सनलाइट वाटर में फॉल करेगी उसका ये जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे टोटली कट ऑफ हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डीओ लेवल रिड्यूस कर जाएगा, जिसकी वजह से फिश ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगी। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओनली, नंबर ओनली, ड्राई वेट और पॉपुलेशन डेंसिटी। जब हम बायोमास की बात करते हैं तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है हमारे ड्राई वेट की फॉर्म में। ड्राई वेट को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू मॉइस्ट वेट। वो क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। तो ये स्टैंडर्ड बायोमास मेजरमेंट हम लेते हैं। देन स्टैंडिंग स्टेट रेफर्स टू, स्टैंडिंग स्टेट में क्या आता है, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी, बायोमास, एनर्जी फ्लो और प्रोडक्टिविटी। तो स्टैंडिंग स्टेट में हमारा आता है न्यूट्रिएंट क्वांटिटी, जिसमें हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में एक इकोसिस्टम में कितना जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोम। देन इसमें है कि हम बायोम को कैसे डिफाइन करते हैं। बायोम एक स्मॉल इकोसिस्टम है या फिर हमारा लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी ओनली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट। लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कम्युनिटी फ्लोरा और फाना की दिखती है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम मेजर हैबिटेट जो है वो स्पीशीज ने ऑक्यूपाई किया होता है। जैसे बड़े बड़े बायोम, इसमें हमारे फॉरेस्ट वगैरह आ जाएंगे, टुंड्रा वाला पोर्शन आ जाएगा, उस तरह से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल, पर्माफ्रॉस्ट, डेंस फॉरेस्ट, हाई टेम्परेचर। तो जो हमारा टुंड्रा बायोम है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, पर्माफ्रॉस्ट हमें जो है वो देखने को मिलती है। टुंड्रा बायोम में क्या होता है, पर्माफ्रॉस्ट रीजन होता है और ये अर्थ्स कोल्डेस्ट बायोम है। इसमें ट्री लेस होता है ये,
यहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होता है, लो प्रेसिपिटेशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। जो परमाफ्रॉस्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि डीप रूट ग्रोथ को ये सपोर्ट नहीं करता है, डीप रूट ग्रोथ जो होती है उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। इसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से रिच होते हैं, नाइट्रोजन होता है और इसमें होता है हमारा फॉस्फोरस, और ये बनता कैसे है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना बायोम इज डोमिनेटेड बाय, जो सवाना बायोम होता है उसको डोमिनेट करता है हमारा डेंस फॉरेस्ट, ग्रास विद स्कैटर्ड ट्रीज, मॉसेस, कॉनिफर्स। तो इसमें क्या होता है, हमें ग्रासेस देखने को मिलती हैं विद स्कैटर्ड ट्रीज। तो इसमें क्या होता है कि एक मिक्स्ड वुडलैंड ग्रासलैंड बायोम होता है जिसमें स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं और एक कंटिन्यूस ग्रास लेयर हमें देखने को मिलती है, और जहाँ पे डोमिनेंट होता है ग्रासेस का, श्रब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कैनोपी इतनी ज़्यादा आसपास नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है ना, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कैनोपी अच्छी होती है, जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाती है। लेकिन इन फॉरेस्ट में क्या होता है, सवाना बायोम में ऐसा नहीं होता है, इजीली क्या होता है जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक रीच कर जाती है। यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई पीरियड जो है वो देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टायागा बायोम इज ऑल्सो नोन एज, तो ये जाने जाते हैं हमारा बोरियल फॉरेस्ट के नाम से, जहाँ पे हमें कॉनिफर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कॉनिफर्स में जैसे हमारा पाइन आ जाता है, फिर स्प्रूस, इस तरह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट बायोम रिसीव्स रेनफॉल लेस देन, तो जो डेजर्ट बायोम होते हैं हमारे, यहाँ पे हमें लेस देन 50 सेंटीमीटर और लेस देन 25 सेंटीमीटर जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बेसिकली हमें कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है जो भी प्लांट की स्पीशीज होते हैं। देन ग्रासलैंड्स आर बेस्ट सूटेड फॉर क्रॉप फार्मिंग, ग्रेजिंग एनिमल्स, डेंस फॉरेस्ट और एक्वेटिक लाइफ। अब ग्रासलैंड किसके लिए जाने जाएंगे, वो रिच इन ग्रासेस होते हैं, तो ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन मैनग्रूव्स इकोसिस्टम इज फाउंड इन, जो मैनग्रूव इकोसिस्टम्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, डेजर्ट में, देन कोस्टल सैलाइन एरियाज़ में या फिर माउंटेन्स में। तो जो हमारे मैनग्रूव इकोसिस्टम होता है वो हमारा पाया जाता है कोस्टल सैलाइन एरियाज़ में, क्योंकि ये इनका जो हैबिटेट होता है वहीं पे एग्जिस्ट करता है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं ये। द नेक्स्ट है एस्चुरीज आर रीजन्स वेयर रिवर मीट रिवर्स, रिवर मीट ओशंस, ओशन मीट ओशंस, लेक मीट्स रिवर। तो एस्चुरीज वो वाले रीजन्स होते हैं यहाँ पे जो रिवर होती है वो ओशन के साथ क्या करती है, मीट करती है, और ये बेसिकली हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ्स आर मेनली फाउंड इन कोल्ड वाटर, डीप ओशन, वार्म शैलो वाटर और फ्रेश वाटर। कोरल रीफ जो होते हैं, तो ये बेसिकली कोरल रीफ जो होते हैं ये पाए जाते हैं वार्म शैलो वाटर में जो कि क्लियर होता है, और ये हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में लाई करते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। इसकी एग्जांपल है एक ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। एक फिर कैरिबियन आ गया, यूएसए का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट बायोम ऑफ अर्थ इज, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, मैरीन बायोम है, ग्रासलैंड है। तो लार्जेस्ट बायोम जो है अर्थ का वो है हमारा मैरीन बायोम, जो कि कवर करता है 70% ऑफ अर्थ को। नेक्स्ट जो है वो हमारा रहेगा बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट होंगे, मोल्ड हुए होंगे क्वेश्चन, लेकिन आपने क्या करना है कि इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये नहीं है कि अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो छोड़ देना है। कई बार क्या होता है, यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन पेपर में हम इनको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो लेट्स डिस्कस बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम ओनली, वेराइटी ऑफ स्पीशीज ओनली, वेराइटी ऑफ जीन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कि बायोडाइवर्सिटी में हम जीन्स की, स्पीशीज़ की, इकोसिस्टम की हर एक लेवल पे जाके क्या करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी में इसकी बात करते हैं। देन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, इसमें आते हैं कौन कौन से लेवल आते हैं, जेनेटिक, स्पीशीज़, इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर कंपोनेंट बोलो तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट है इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ डेजर्ट कंट्री, मेगा डाइवर्स कंट्री, पोलर कंट्री, सिंगल बायोम कंट्री। तो इंडिया को हम कंसिडर करते हैं क्या, मेगा डाइवर्स कंट्री। क्यों, इंडिया जो है वो अर्थ का 2.4% एरिया जो है वो कवर करता है और अराउंड 8.1% बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, होल्ड करता है। देन उसके बाद है वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में ये इंक्लूड होता है, विच इज़ नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया।
तो इसमें हमने देखे थे कि इंडिया में टोटल कितने हैं, 4 है, और ग्लोबली देखें तो 36 है। इंडिया में वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, इंडो बर्मा है, लेकिन थार डेजर्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। हॉट स्पॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एंडेमिज्म, हाई थ्रेट, हाई रेनफॉल ओनली, लार्ज एरिया, हाई पॉपुलेशन। तो हॉट स्पॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कंडीशन बताई थी IUCN ने, वो था हाई एंडेमिज्म और हाई थ्रेट। हाई एंडेमिज्म में क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जिन्होंने मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, जो उनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ एंडेमिक्स वेस्कुलर यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। और डिग्री ऑफ थ्रेट वहाँ पे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट लॉस्ट 70% उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो लॉस्ट होना चाहिए। देन एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच आर फाउंड एवरीवेयर, आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन ओनली, आर रिसेंटली डिस्कवर्ड और एक्सटिंक्ट। तो जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं ये बेसिकली हमारे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं क्योंकि इनकी रेंज ही वही होती है कि अपने नेटिव एरिया में ही एग्जिस्ट करते हैं। देन द रीजन विद हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टाइगा। तो जो हमारा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और हमें जो रेनफॉल है उसका अमाउंट अच्छा देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। देन लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी जो ग्रेडियंट होता है वो हमें शो करता है बायोडाइवर्सिटी को कि वो पोल पे हाईएस्ट होती है, देन यूनिफॉर्म होती है एवरीवेयर, हाईएस्ट होती है नियर इक्वेटर और रैंडम होती है। जब हम लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा ये देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी वो बेसिकली हमारी क्या होती है, यहाँ पे नियर इक्वेटर क्या होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है। अब हम बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड एल्टीट्यूड वाइज, पोल से जब हम इक्वेटर की तरफ पोल टू इक्वेटर जाते हैं तो ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज़ करेगी। तो स्पीशीज़ की जो रिचनेस है ये भी जब हम पोल से ट्रॉपिक की तरफ या इक्वेटर की तरफ आते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट तो ये हमें इनहैंस देखने को मिलती है। देन अल्फ़ा डाइवर्सिटी रेफर्स टू, अल्फ़ा डाइवर्सिटी कौन सी डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी विद इन अ इकोसिस्टम, और ग्लोबल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज़। तो ये हमारे पार्ट होते हैं कम्युनिटी इकोसिस्टम के अंडर ही आते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो जो अल्फ़ा होती है ये विद इन अ हैबिटेट हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद है बीटा डाइवर्सिटी, विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी, बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो हमारी बीटा डाइवर्सिटी होती है ये हमें बेसिकली बताती है बिटवीन द हैबिटेट डाइवर्सिटी। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं बेसिकली हम डिफरेंस, कंपैरिजन, इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर अलोंग अ ग्रेडियंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गामा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। तो गामा डाइवर्सिटी में आता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, लोकल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी और हमारा आ जाता है ग्लोबल डाइवर्सिटी ओनली। तो इसमें हम बेसिकली रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड करते हैं, इसमें टोटल लैंडस्केप ले लेते हैं, पूरा का पूरा इसमें आता है, होल जियोग्राफिकल रीजन को इंक्लूड कर लेते हैं, हाईएस्ट लेवल की होती है ये। देन स्पीशीज रिचनेस मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन डेंसिटी, बायोमास। तो स्पीशीज रिचनेस में हम देखते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज, बेसिकली हम इसमें देखते हैं सिंपल काउंट करते हैं हम किसका, स्पीशीज का, जितनी ज़्यादा स्पीशीज उतनी ज़्यादा वहाँ की रिचनेस स्पीशीज में। स्पीशीज इवननेस इंडिकेट स्पीशीज नंबर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन साइज, डोमिनेंट स्पीशीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। कि लाइक अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे उस तरह से कोई अगर 10 स्पीशीज है तो वहाँ की 4 स्पीशीज ऐसी कौन सी हैं जो कि इवनली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादा अमाउंट में पाई गई हैं। तो जो हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसमें बेसिकली आ जाता है हमारा स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है की स्टोन स्पीशीज आर दोज विच आर मोस्ट अबंडेंट, हैव स्मॉल इम्पैक्ट, हैव डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट और इन डेंजर। तो जो की स्टोन स्पीशीज होती हैं इसका हमारा क्या होता है, हाई डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट जो है हमारे इकोसिस्टम पे देखने को मिलता है। इनका स्मॉल नंबर होता है लेकिन इफेक्ट इनका ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर ये गलती से वहाँ से अगर जो है
स्पीशीज़ जो है वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमारे बाकी के बचे कुचे वहाँ के जो जानवर होते हैं उनको देखने को मिलता है। देन रिमूवल ऑफ की स्टोन स्पीशीज लीड्स टू स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम कोलैप्स, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, नो इफेक्ट। तो ऑब्वियसली वहाँ की अगर जो की स्टोन स्पेशल स्पीशीज़ है अगर वहीं वहाँ से रिमूव हो जाती है तो हमारा इकोसिस्टम वहाँ पे क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, फूड वेब्स जो होती हैं वो डिसरप्ट हो जाएगी, फूड चेन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। Then flagship species are used to increase ecosystem productivity, promote conservation awareness, control pollution, restore soil fertility। तो जब हम फ्लैगशिप स्पीशीज़ की बात करते हैं तो ये कंजर्वेशन अवेयरनेस को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। हमने क्वेश्चन कवर कर लिए 165 तक। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। थैंक यू।